हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1165th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक, Nagpur's most stylish boutique and the best of clothes you get at Pehnava. Also a big thank you to Hampurite by Nidhi Rathi, Antra Multi Services by Rupesh Pandey, Strawberry Farms. That's a new resort which has come down to Nagpur. It's at Wardha Road. Kanchi Mate is the place. New Year's आप मना सकते हैं at Strawberry Farms. बात करते हैं आज की विमेन ऑफ द ईयर से। हमारी विमेन ऑफ द ईयर वो हैं जो एक 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं पत्रकारिता में। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुकी हैं नागपुर के एक बहुत बड़े अखबार के लिए। साथ ही साथ अपना एक पर्सपेक्टिव लेके चलती हैं। जीवन में भी एक बहुत बड़ा उथल पुथल देख चुकी हैं, लेकिन जब आपसे मिलती हैं तब मुस्कुराती हैं। प्लीज वेलकम माय विमेन ऑफ द ईयर टुडे इज मिस मंजुषा जोशी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। विद दैट स्माइल यू ऑलवेज गिव अ वेरी पॉजिटिव वाइब। आप शक्ति देती हैं सामने को मुस्कुराहट के साथ, है ना मैम? सबसे पहले तो ये कि यू वर नॉट बोर्न इन नागपुर, यू वर बोर्न इन समुद्रपुर। मैम, समुद्र है वहां पे? नहीं है नाम है सिर्फ। सिर्फ नाम है, ठीक है। फिर मैम आप नागपुर कैसे पहुंचे? मेरा पूरा एजुकेशन वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अलग अलग छोटी छोटी गांवों में हुआ, जैसे कि वडनेर, आरवी, कारंजा। और मेरा जो मेन एजुकेशन है हाई स्कूल और कॉलेज का जो है वो वर्धा में हुआ। उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, तो उस वक्त मैं नागपुर में आई। जर्नलिज्म में? नहीं। ओके। वो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो था वो कंप्यूटर साइंस में था। तो मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद छोटी छोटी नौकरियां की नागपुर में जी। तब तक पहली नौकरी कौन सी थी मैम, थोड़ा सा याद दिलाएं। पहली नौकरी मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर की थी। ओके। तो एक इंस्टीट्यूट में मैं कंप्यूटर ऑपरेटर और इंस्ट्रक्टर थी। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं औरंगाबाद चली गई। तो औरंगाबाद में फिर घर पर बैठे बैठे मैं बोर होती थी जी। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे फैमिली लेवल पे। तो मैंने वहां पर एक कंप्यूटर का एक मैगजीन था वो ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद से मेरा एक्चुअली जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट हुआ। सो मैम, आपका नागपुर आना वो कैसे हुआ, वो कब हुआ? यानी औरंगाबाद से नागपुर। अच्छा, तो मैंने जब जैसे कि कहा कि वो मैगजीन में जो काम कर रही थी मैं, वहां पर के जो ओनर थे मैगजीन के जी, उन्होंने कहा कि भाई आप अच्छा लिखती हो तो आप जर्नलिज्म क्यों नहीं करती जी। तब तक मुझे जर्नलिज्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ हम लोग हमारे घर में लोकमत आता था, हम पढ़ते थे जी। और जैसे कि सबका होता है कि भैया ये पेपर है, पढ़ना है, छोड़ देना है जी। तो उतना ही मेरा पेपर के साथ संबंध था जी। तो उन्होंने जब कहा कि जर्नलिज्म करो, तो उन्होंने मेरी एडमिशन वगैरह करवा ली। तो मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया वहां पर औरंगाबाद में, हॉर्नीमन कॉलेज में। तो उस दौरान मेरे जो फैमिली के रिलेशन थे वो बहुत ही बिगड़ते चले गए। और उसके बाद मैंने तय कर लिया कि अब सब छोड़ छाड़ के मुझे नागपुर जाना चाहिए, जहाँ की मेरी फैमिली रहती है। सो मैं उसी साल 2016 में मैं नागपुर में आ गई। तब तक मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद मुझे नवराष्ट्र में नौकरी मिली। एज अ रिपोर्टर मैं नवराष्ट्र में ज्वाइन हो गई। 1 साल वहाँ काम किए। उसके बाद वो बंद हो गया तो मैं तरुण भारत में ज्वाइन कर ली। वहाँ 7-8 साल मैंने काम किया एज अ रिपोर्टर। वहाँ बहुत सीखने को मिला मुझे जी। और उसके बाद महाराष्ट्र टाइम्स ने कॉल किया कि भाई हमारे यहाँ ऐसी ऐसी ओपनिंग है, आप आ जाओ। तो हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया। मैम, जो एक्सपीरियंस रहा पत्रकारिता को लेकर, मैम उस एक्सपीरियंस को आप अगर पीछे पलट के देखती हैं तो वो किस किस्म का एक्सपीरियंस होगा?
देखिए, अनुभव की बात अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, हमें खुद को एक्सप्लोर करने को मिला जी। हम खुद को जानने लगे कि हमें चाहिए क्या, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं जी। तो ये सब ये और एक बात होगी कि इतने लोगों से, इतने अलग अलग लोगों से मिलना हुआ जी कि उनसे ही अच्छी बातें ले लेकर हम खुद का एक पर्सनालिटी डेवलप कर सके। तो आज जो मैं हूँ, आज मेरा जो बिजनेस चल रहा है जी, वो शायद उसी पत्रकारिता की बदौलत है जो मैं आज इतने कॉन्फिडेंस से ये सब कर रही हूँ। मैम, जब पत्रकारों को लेकर लोग ये सोचते हैं कि पत्रकार लिखते तो उनके एथिक्स के ऊपर में बहुत सारा सवाल उठाया जाता है। मैम, जब आपके कानों तक ये बात आती है तो आप, आई एम श्योर आप हंस के टाल देती होंगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक टीस तो होगी मैम, कोई ना कोई एक बात तो जरूर होगी कि लोग ये एंगल नहीं समझते पत्रकारों का। मैम, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए ना। देखिए, मैं महिलाओं के बारे में कहूँगी जी, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो, जैसा कि हम कहते हैं, पुरुष प्रधान है, जहाँ पर सिर्फ पुरुष ज्यादातर काम करते हैं, महिलाएं बहुत कम है। जो भी महिलाएं काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है जी। तो इस क्षेत्र में वो महिलाओं के लिए थोड़ा सा ना एक डोमिनेटिंग रहा है जी। और थोड़ा सा, यानी हम कहेंगे कि थोड़ा सा दुर्लक्षित, महिलाओं को दुर्लक्षित किया जाता है। उनकी कैपेसिटी जितनी होती है उतना उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता जी। तो वो थोड़ा सा मुझे इस 10-12 साल के दौरान थोड़ा सा खटक रहा था। तो हमें पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटीज क्या है जी। तो वो अगर यूज नहीं हो रही है जी, तो थोड़ा सा एक मन में एक उदासीनता आती है। तो वो मुझे थोड़ा सा ये लगा, फिर मैंने वो छोड़ दिया वो सब। मैं ज्यादातर इस नेगेटिव बातों से भिड़ती नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, तो उस एंगल से मैंने ये सब मेरा शुरू कर दिया। लेकिन मैम, जब पत्रकारों को ये सोचकर लोग पत्रकारों का आकलन कर लेते हैं कि पत्रकारों का क्या है, वो तो आजकल मीडिया भी बिक चुकी है, जब ये बात लोग कहते हैं और ये ऐसा कॉमनली कह देते हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं, मतलब मीडिया में काम करने वाले अच्छे बुरे दोनों किस्म के लोगों को एकदम से जज कर लिया जाता है। मैम, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो सब क्षेत्र में होता है। मीडिया थोड़ा सा लाइमलाइट में है, इसलिए वो सब बिके हुए सब है। हाँ, या कोई ना कोई मजबूर है। हाँ जी, कुछ लोग मजबूर होते हैं, कुछ लोगों को उसमें ही इंटरेस्ट होता है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते जी। इस क्षेत्र में भी बहुत लॉयल्टी के साथ काम करने वाले भी लोग हैं, और जो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करके हमें आगे जाना चाहिए जी। बस यही मेरा कहना है। मैम, जब वक्त के साथ आप काम कर रही थी, यू वर डूइंग वेरी गुड, तरुण भारत में हो या नवराष्ट्र में हो या फिर महाराष्ट्र टाइम्स में हो, दोनों ही तीनों ही जगह आपने अपना 100% दिया। मैम, कब ऐसा लगा कि या फिर कब वो ऐसे हालात आए कि आप खुद वो चीजें छोड़कर खुद की आपने एक कंपनी स्टैब्लिश करी? मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर मीडिया सॉल्यूशंस की। एक्चुअली ना, मुझे बचपन से ऐसा एक कीड़ा था कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस हो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैं अच्छी कुक हूँ, तो मुझे एक छोटा सा होटल करने की, यानी खुला करने की इच्छा थी जी। फिर वो जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो हुआ नहीं, कुछ प्रायोरिटीज थी तब, तो वो नहीं हो पाया जी। जब महाराष्ट्र टाइम्स में मैं काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा, या फिर मुझे कहने की बजाय हम 4 लोग थे जो मेरे दोस्त हैं, जो मीडिया में है जी। तो हम ऐसे ही मिलते थे, तो सोचते थे कि भाई आगे का टाइम थोड़ा सा खराब है, तो हमें खुद का कुछ करना चाहिए जी। तो हम सोचते गए, 1.5 साल तक हम वो चर्चाएं होती रही, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ऐसे एक मीटिंग में तय हुआ कि भाई नहीं, हम अपनी एक मीडिया एजेंसी खोल ले जी, जो
कोई एक लीड करे और बाकी मीडिया में होके भी काम करते रहे, और जब वो रिटायर होंगे तब मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं जी। तब एक्चुअली मैं फ्रंट पे नहीं थी, मैं भी तब महाराष्ट्र टाइम्स में थी। तो सोचते सोचते ऐसा एक दिन आ गया जो कोरोना आ गया कहिए, जिसने हमें संदेश दिया कि भाई कुछ करो ना जी। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और बाकी 3 का है मैम? बाकी 3 है वो मेरे पीछे है। अच्छा है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मेरे पीछे खड़े, बहुत स्ट्रांगली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैम इनिशियल डेज में जब शुरू किया आपने स्क्वायर मीडिया सॉल्यूशंस, क्या एक्सपीरियंस रहा मैम? भले ही एक चाह जो थी कि अपना कुछ रहे, वो चाह तो मैम पूरी हो गई जिस दिन स्क्वायर मीडिया सॉल्यूशंस का गुमास्ता आया या बोर्ड बन गया, है ना? घर के अंदर में ही आपने अपना एक ऑफिस शुरू किया, तो मैम शुरुआत तो हो गई, लेकिन ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है? देखिए, हमें तो मुझे खुद को एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस कैसे चलाया जाए, ठीक है? तो वो जो 6 महीने का पीरियड था, एक तो पूरा कोरोना का फर्स्ट वेव था जी, और मेरे पास नौकरी नहीं थी जी। तो हमने क्या किया कि, और हमारे पास काम भी नहीं, इतना काम नहीं था पहले से 1.5 साल से मैं जो कर रही थी वो छोटा छोटा काम आ रहा था जी। तो वो 6 महीने में छोटे छोटे काम आते रहे। हमने क्या किया कि सोशल मीडिया पे खुद की ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया, एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया जी। फेसबुक पे हमने हर रोज कुछ ना कुछ डालते थे कि भाई ये करो वो करो। हम सीखे बहुत सारा उस दौरान। हमने वेबसाइट खुद की बनाई, कैसे बनाते हैं वो सीखे। हमने हमारे ब्लॉग्स तैयार किए, हमने हमारे अलग अलग इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज तैयार किए। तो हमें वो हमारे पास काम नहीं है ये जो फीलिंग था वो नहीं था, क्योंकि हम काम कर रहे थे, वो खुद के लिए कर रहे थे जी। तो ऐसे करते 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 फिर काम आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी पहचान थी बहुत सारी मीडिया में थी, तो बहुत लोगों से मिलती थी जी। तो फेसबुक के थ्रू वो लोगों तक हमारा काम पहुंचता गया और काम आता गया। अब तो पोजीशन ऐसी है कि अब पिछले 3-4 महीने से मैं पूरा बिजी हूँ, फुल पैक हूँ आगे के 2 महीने तक। मैम जब इस किस्म की इस किस्म का विश्वास लोग काम पर रखते हैं कि आपने काम पहले जो किया उसको लेकर लोग इतने प्रभावित हुए कि आज आप पर विश्वास करके, पहले आपको किसी ब्रांड के तले आपको लोग देखते थे, अब आपके खुद के ब्रांड को लेकर विश्वास करके आपको काम दे रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत ही प्राउड फील होता है एक्चुअली। हम दूसरे ब्रांड के साथ जब काम करते हैं तो वो ब्रांड होके हम जाते हैं जी। यहाँ क्या हुआ कि खुद ही ब्रांड हो गए हम जी जी। तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ वो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक एनर्जी वाला रहा है। और अब जब कहते हैं कि हाँ स्क्वायर मीडिया की मैडम आ गई, या अनाउंस होता है नाम की स्क्वायर मीडिया की मंजूषा जोशी ने ये लिखी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या अभी भी लोग बोलते हैं कि अरे वो महाराष्ट्र टाइम्स वाली मंजूषा जोशी मैडम आई है? नहीं, अब वो नहीं बोलते वो नहीं बोलते वो आइडेंटिटी मेरी पीछे रह गई। मैम पर्सनल लाइफ में क्या शुरू है? पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। तो मेरी कुछ मुझे जो करना होता है वो करती रहती हूँ। पूरा मी टाइम मिल रहा है जी। मैम जब पीछे पलट कर देखती हैं और जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो उस समय चैलेंजेस आ रहे थे पर्सनल लाइफ को लेकर, जहाँ डिवोर्स हो रहा था, झगड़े हो रहे थे, रंजिशें चल रही थी, तनाव चल रहा था, मैम जब उसे पलट कर देखती हैं तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ करेक्शंस होने चाहिए थे? क्या कुछ ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी, कभी ऐसा सोचती? करेक्शन होने चाहिए थे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो कुछ परिस्थितियां डेवलप हो रही थी ना, तो वो ऐसा हुआ कि शायद मिसमैच हो गया था जो कुछ भी हुआ था। मेरी एक बच्ची भी है, वो अभी 22 साल की है और वो इंदौर में पढ़ती है, जिससे मैं पिछले 16 साल से मिली नहीं हूँ। हाँ,
तो वो उनके पास रहती, मेरे हस्बैंड के पास। मुझे नहीं लगता कि वो करेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे खुद के पर्सनालिटी के लिए वो अच्छा हुआ, अदरवाइज मैं वहां रहती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती। मैम ये जब पूरा का पूरा थॉट जो है मैम, कि ये महिलाओं को मैम बहुत फेस करना पड़ता है। महिलाएं इस चीज़ को लेकर अपने आप को बहुत हेल्पलेस समझती हैं कि घुटती रहती हैं। मैम हस्बैंड जो चाहे करे, बहुत सारी चीज़ें बाहर कर्म कांड करके आ जाए, लेकिन महिलाओं को हमेशा ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है। मतलब उनके खुद के माता पिता, लड़की के माता पिता खुद उसको बोलते हैं कि बेटा मैरिज में तो कॉम्प्रोमाइजेस चलते ही हैं। हमें शुरुआती दौर में सिखाया जाता है, जब लड़की की विदाई होती है तब से माँ बाप उसको समझाते हैं कि बेटा अब तेरे को वापस नहीं आना है, अब वही तेरा घर है, तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना है। मैम क्या ये बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ क्या ये गलत होता है? बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ना देखिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं खुद के पैरों पे खड़ी होकर अपना बिजनेस तक यहाँ तक आ चुकी हूँ। मुझे तो लगता है कि हर माँ बाप ने अपनी बेटी के पीछे पूरे स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होना चाहिए। और बेटियों ने भी, यानी लड़कियों ने भी खुद को समझना चाहिए, खुद की क्या ज़रूरतें हैं, खुद को पहचानना चाहिए। और सिर्फ पढ़ाई करने से आदमी इंडिपेंडेंट नहीं होता, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता जी। उसको खुद को भी समझना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए जी। तो वो लड़कियों को भी समझना चाहिए। और जब तक ना हमारा घर का सपोर्ट नहीं मिलता ना, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, हम कुछ नहीं कर पाते जी। तो ये फैमिली सपोर्ट भी साथ साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। मैम सिंगल लाइफ अच्छी, बहुत अच्छी। सलमान खान खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैम कितना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है? बहुत ज्यादा मिलता है, हर दिन मिलता है। हर दिन खुद के लिए 10 मिनट तो मैं निकाल ही सकती हूँ, और दिन भर में क्या हुआ वो सोच सकती हूँ कि मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, और जो अच्छा किया उससे और एनर्जी मिलती है दूसरे दिन काम करने। उस समय कभी जब चीजें आप पीछे रख कर आगे जब बढ़ गई थी, तब उस समय कभी ऐसा लगा नहीं कि एक बार फिर से एक नई शुरुआत की जाए? ये तो नई शुरुआत ही है ना जो मैंने की हुई है। बिल्कुल, लेकिन मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, कभी आपने सोचा नहीं? नहीं, शायद ऐसा कोई मिला नहीं जो मुझे समझ सके। या फिर पहले रिलेशनशिप में जो आपने जो देखा वो बहुत दिल को लगा, बहुत चोट पहुंची? हाँ, बहुत ज्यादा चोट लगी थी। तो बहुत कम एक्सपेक्टेशंस होती है महिलाओं की कि कोई उनसे प्यार करे जी, उनको समझे जी। तो वो अगर पूरी नहीं होती है तो जरूरत नहीं है ना, हम खुद से प्यार कर सकते हैं ना। सच बात। मैम अब क्योंकि आप सेल्फ स्टैब्लिश्ड हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैम कौन सी ऐसी चीजें जिसको लेकर आप चाहती हैं कि आपका नाम चले? क्या एक अखबार खोलने का प्लान है आने वाले वक्त में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेरी जो स्क्वायर मीडिया है उसको ही बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। शायद राज की बात बताऊँ तो शायद ये अगले दिनों में कुछ ग्लोबल इवेंट भी करे तो हमें बड़ी खुशी होगी। उस मतलब होने वाला है, कुछ आपने हिंट दे दिया है। उस दिशा में हम जा रहे हैं। हम पूरा पैन इंडिया पीआर करते हैं फिलहाल, ग्लोबल जाने की इच्छा है। ये जो मेरा स्क्वायर है वो और विस्तारित हो जाए और बड़ा हो जाए, ये इसी को बढ़ाने की मेरी बहुत इच्छा है। मैम आप किताबों से भी बहुत ज्यादा जुड़े हैं, आपने एक किताब का ट्रांसलेशन भी किया है जी, जो श्री नितिन गडकरी जी के ऊपर में है। मैम उनकी जीवन के बारे में जब आपको ज्ञात हो रहा था, आपको पता चल रहा था, किस किस्म के नेता है मैम, जो लोगों को पता नहीं, उनके वो एस्पेक्ट लोगों को पता नहीं? जी मैं बताऊँ, गडकरी जी तो मेरे रोल मॉडल है। मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे।
और जब उनकी जीवनी में एक्चुअली उनका जो सेल्फ मैनेजमेंट है उस पर विजय शर्मा जी ने एक बुक लिखी थी, उसका मैंने मराठी में ट्रांसलेशन किया, मैं दिखा भी सकती हूँ। ये वो बुक है जिसका मैंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो उस दौरान गडकरी साहब से बहुत बार मिलना हुआ, उनसे बात करने का हमें मौका मिला। उस दौरान भी उनकी जो हिडन क्वालिटीज है वो हमें समझती गई कि नहीं कितने सुलझे हुए इंसान है, कितने मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है और कितना जनता के लिए, समाज के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं। तो इनकी जो वो जो एनर्जी है उनकी, वो हर किसी को लेने की जरूरत है और समाज के लिए काम करने की भी जरूरत है। मैम आप अपना एक पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, है ना, एक पॉलिटिकल व्यू है आपका। मैम मैं नहीं चाहता आप अपना व्यू हमें बताएं बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, बट मैम जिस किस्म का स्ट्रक्चर इस वक्त चल रहा है पॉलिटिक्स को लेकर, किस तरह से लोगों ने देखना चाहिए इसको? सेंटर की राजनीति, स्टेट की राजनीति किस किस्म से देखती हैं आप? सेंटर की राजनीति की अगर बात की जाए तो मैं मोदी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। काफी समय के बाद देश को एक अच्छा हाँ, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर मिला हुआ है जी। वो अगर आगे और 10 साल भी अगर कंटिन्यू रहते हैं तो हमारा भारत सही में एक ग्लोबल सिनारियो में आ जाएगा। वो आज भी है लेकिन वो एक जो स्ट्रॉन्गली हाँ महासत्ता जिसे कहते हैं वहां तक हम जरूर पहुंच सकते हैं। इसके लिए मोदी जी ने और 10 साल रहना चाहिए और गडकरी साहब ने भी वहां पर 10 साल और रहना चाहिए, ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश है। मैम महिलाओं को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब वक्त बदल चुका है, समाज की जो सोच है वो बदल चुकी है, लेकिन मैम अभी भी सिंगल मदर्स को लेकर, डिवोर्सेस को लेकर अभी भी एक थोड़ा सा एक एक अलग किस्म का एक बैरियर है। आप कुछ कहना चाहती हैं लोगों को जो समाज की सोच को आगे ले जाते हैं, बनाते हैं? बिल्कुल कहना चाहूंगी। देखिए वो डिवोर्सी है या सिंगल है तो वो तो एक इंसान ही है ना, तो उसको उस एंगल से देखा जाए। महिलाओं के बारे में ऐसा होता है कि जब महिला एक डिवोर्सी दिखती है, सिंगल दिखती है, तो उसका सामने वाले आदमी का एंगल बदल जाता है। वो उसको एक क्या बोलते हैं हम, उपभोग की वस्तु समझने लगते हैं। तो यूज एंड थ्रो। हाँ, यूज एंड थ्रो वाली। हर महिला वैसी नहीं होती जी। और एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व करके उसकी तरफ देखना चाहिए। वो अगर एक महिला भी है तो, और रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैम 135 करोड़ हो गए हैं लीगली, इलीगली पता नहीं मैम रोज कहाँ से कौन से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर चिंतित है होम मिनिस्ट्री भी। मैम चाइल्ड अडॉप्शन जी, ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे एक कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसको लेकर अभी भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। मतलब पीपल हैव कम अप विद टेक्नोलॉजी, IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, बहुत सारी चीजें हैं, पर होना चाहिए तो अपना ही होना चाहिए। लेकिन मैम चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर क्या सोचती हैं आप? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने चाइल्ड अडॉप्ट किया हुआ है। हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है, उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। उसने जो चाइल्ड अडॉप्ट किया था वो अभी फिलहाल वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे हुए हैं, दोनों माँ बाप और बेटा भी। लेकिन बाकी के लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरे जो कलीग्स थे, 2 कलीग है, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। उनका एक्सपीरियंस बहुत, बच्चियां छोटी है तो है शायद, लेकिन अभी मैं एक स्वनाथ करके एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ फिलहाल। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या, उसमें समाज में क्या बोलते हैं, जन जागृति होनी बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, जो अभी तक नहीं है।
यानी पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होना चाहिए, बच्चों का भी काउंसलिंग होना चाहिए। ये सिस्टम जो है बहुत ही अच्छी है, बच्चों को अडॉप्ट करना और अपने उनको घर देना, उनको सनाथ बनाना, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं है जो ये सिस्टम को आगे ले जा सके अच्छी ढंग से। मैम मेरे आखिरी के 2 सवाल, एक ये कि व्हाट्स द बिग ड्रीम, क्या करना है, स्क्वायर मीडिया सॉल्यूशंस को कहाँ तक ले जाना है? मैंने पहले ही बताया कि उसको ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है और शायद आगे के कुछ दिनों में वो हो पाएगा, ऐसा हमें फिलहाल लग रहा है। खुद को लेके क्या सपना है मैम? खुद को लेके ये सपना है कि मेरी कुछ इंटरेस्ट की बातें हैं जो मैं एक्चुअली बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो अभी तो उम्र बढ़ती जा रही है जी। तो ये कौन बोल रहा है मैम आपको? मैं खुद बोल रही हूँ, मैं 50 साल की हूँ। अरे नहीं मैम ऐसा मत बोलिए, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए जी। तो मुझे बैडमिंटन खेलना था, लेकिन अभी उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, वो मैं नहीं जुटा पा रही हूँ। मेरी एनर्जी मेरे स्क्वायर मीडिया को बड़ा करने में लगती जा रही है। दूसरा मुझे पेंटिंग करना है, ड्राइंग पेंटिंग मेरी दिली ख्वाहिश रही है, बचपन में मैं बहुत करती थी। अभी ये अगर मेरा स्क्वायर मीडिया सेटल हो जाता है तो मैं वो मेरा हॉबी फिर से स्टार्ट करूंगी, ये संग्रह इच्छा है मेरी। मैम जिंदगी की अगर एक सुनहरी किताब लिखी गई और उसमें एक सुनहरा एक पन्ना रहा जिसके ऊपर में मंजूषा जोशी ये नाम लिखा रहा, आप उस नाम के नीचे क्या लिखना चाहेंगे? कोई थॉट, कोई कोट, कोई पर्सपेक्टिव, कोई धारणा, कोई ऐसी बात जो पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? ये क्वेश्चन पेपर का सबसे डिफिकल्ट सवाल सबसे ज्यादा मार्क्स इसी को है जो आपकी जीवनी को डिस्क्राइब करे या फिर जिस पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करती है, वो थॉट पे। बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट और एंजॉय द लाइफ। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। बिल्कुल, ये परफेक्ट है। बिल्कुल, ये परफेक्ट है। मैम जिस किस्म का जीवन आपने बताया है वो मैम इंस्पिरेशन ही है, और मुझे इस बात पे विश्वास है कि जितने भी लोग ये शो देखेंगे जो आपको नहीं जानते हैं वो अब आपको और अच्छे से जानेंगे। और दूसरा ये कि मैम कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप को बंद रखती हैं। मैं दरवाजे के अंदर बंद रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उस दरवाजे के अंदर बंद रखने की बात कर रहा हूँ जो समाज से, परिवार से, लोग क्या कहेंगे इस थॉट से मैम अपने आप को कहीं ना कहीं घुटती रहती हैं, उस कड़वाहट को रोज एक्सेप्ट करती रहती हैं। लेकिन मैम जब तक उस दायरे से वो बाहर नहीं निकलेंगी तब तक मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में वो नहीं कर पाएंगी जो उन्होंने करना चाहिए। आप निकली, आज आप यू आर लिविंग लाइफ इन फ्लाइंग कलर्स। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो देखकर कुछ और भी ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो भी पूरा करना चाहिए था, लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का वक्त ऊपर वाला सबको देता है। समय समय पे हर चीज़ होती है, और अगर इंसान वेकेशन पे जाता है तो उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। हर चीज़ का समय है और हर किसी की ज़िंदगी में हर चीज़ का समय आता है। आपके जीवन में जो आपने देखा, समझा, परखा, एक्सपीरियंस किया, उसको लेकर आप एक ऐसी व्यक्ति विशेष बन चुकी हैं जिसको लेकर अब दुनिया आपको एक अलग नज़रिए से देखती है और आपके नज़रिए की कदर करते हैं। आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहें, आप ऐसे ही स्क्वायर मीडिया सोल्यूशन को आगे बढ़ाती रहें। आपका जो सपना है उसे ग्लोबली पहुंचाने का, ये मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है। आप पेंटिंग करना चाहती है, आप कभी मत भूलें, और आप बैडमिंटन के लिए ताकत लगाएं, आप कर लेंगे। और ये जो एज इज जस्ट अ नंबर, इस बात को भी आप अपने जहन में लेकर चलें। मुझे और एक बात करनी जी। ये भी एक राज की बात है जी। राज
आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरे लिए एक गिफ्ट था। ये शायद मेरा एक बहुत ही अच्छा बर्थडे गिफ्ट है जो आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। आज आपका बर्थडे है? आज नहीं है, आने वाला है। कब है? 1 तारीख को है। 1 तारीख को? क्या बात है। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहा है ये मेरे लिए, और अभी ये चांस मिला ही है तो मेरे सभी दोस्त, मेरे पेरेंट्स, मेरे सब रिश्तेदार और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो पिलर्स हैं, उनको भी थैंक यू, और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बहनों के, भाइयों के, उनको भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप उस खूबसूरती में उस खूबसूरती को और निखारने के लिए अगर आप संघर्ष न करें, कोशिश न करें, तो वो नहीं निखरेगी। ये तो हकीकत है कि आप जब तक कोयले को अच्छी तरीके से घिसते नहीं हैं तो वो हीरा नहीं बन पाता है, और हीरे की जो वैल्यू है वो कोयले से कहीं ज़्यादा ऊपर है। और हर इंसान को ईश्वर मौका देता है अपने आप को तराश कर, घिस कर, चमका कर हीरा बनने का। कई लोग उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से ले नहीं पाते हैं, कई उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको देखकर लोग कहता है, दुनिया ये कहती है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, मंजूषा जोशी की कहता हूँ, मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। वो मोहब्बत अपने काम के प्रति हो, अपने कर्म के प्रति हो, अपने समाज के प्रति हो, अपने लोगों के प्रति हो, अपने प्रदेश के प्रति हो या अपने देश के प्रति हो। मोहब्बत अंदर रहना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक मंजूषा जोशी जी की कहानी जो है वो ज़रूर पहुंचे और वो उससे इंस्पायर हो। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो एक सपना देखती है और अपने कोई भी काम को उस प्रज्वलता के साथ दुनिया तक पहुंचाना चाहती है और स्ट्रांग है, तो समझिए वो मंजूषा जोशी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।